पर्यावरण और जल संरक्षण इस समय विश्व की बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत में इस पर काफ़ी कार्य हुए हैं, योजनाएं बनी, क्रियान्वित हुई, लेकिन उसके बावजूद भी देश में पर्यावरण और नदियों के हालात में सुधार नहीं हो पाया है। आज इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पर्यावरणविद एवं जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी। आइए इनसे बातचीत और जल संरक्षण को लेकर क्या क्या कार्य चल रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, आज हम सहारनपुर में हैं। सहारनपुर अब से 25-30 साल पहले पाँवधोई नदी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान शुरू किया था सहारनपुर के समाज ने और राज ने, दोनों ने मिलकर। जब समाज और राज दोनों मिल जाते हैं तब हमेशा अच्छे काम आगे बढ़ जाते हैं। मुझे आज जान के खुशी हुई सहारनपुर के नौजवानों से, यहाँ के अधिकारियों से, और ख़ासकर ज्ञानेंद्र सिंह जी जो यहाँ के कमिश्नर हैं, उन सब से मैंने सुना कि भाई वो जो काम शुरू हुआ था वो कहाँ बढ़ा, कहाँ हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो हमें उमर ने बताया कि हमने अभी तक वो जो यात्रा जब शुरू की थी वो काम अभी करीब करीब 35% आगे बढ़ गया है, जो जो काम शुरू हुए थे। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि सहारनपुर के पत्रकारों ने, मीडिया ने बहुत गंभीरता से इस काम को लिया। और देखो, जो मीडिया होता है वो एक तरह का शिक्षक होता है, अपने समाज को सिखाता है, बताता है कि ये स्थिति है। यदि पाँवधोई यहाँ की डमोला यदि यहाँ की बीमार होगी तो समाज भी बीमार होगा। तो समाज और नदी का जो रिश्ता है, नदी की हेल्थ और समाज की हेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यदि आप समाज की हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अपनी नदी की हेल्थ ठीक रखनी पड़ेगी। और जो हमारा जो पर्यावरण है, हमारे दिमाग का और हमारे जो वातावरण का पर्यावरण है, इसको सुधारे बिना ना नदी ठीक हो सकती, ना तालाब ठीक हो सकते। अच्छी बात यह है कि अभी सहारनपुर में तालाबों को ठीक करने का एक अभियान यहाँ शुरू हुआ है और इस अभियान में यहाँ के समाज के कुछ लोग लगे हैं। मैं अपने सब पत्रकार दोस्तों से इतना कहूँगा कि देखो, पत्रकार हमारे समाज का जो दर्शन है, जो दर्पण है, उसको दिखाता है कि हमारा समाज ये है। तो समाज का जब वो दर्पण दिखाता है तो उसके मन में ये भी होता है कि वो उसका शिक्षक बन के उसको ये सिखा सके कि पर्यावरण के बिगाड़ से हमारी इकोनॉमी, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सारी गिरावट शुरू होती है। इसलिए इसको हम कैसे ठीक करें। सहारनपुर के लोग वैसे देखें तो ज़रा ज़्यादा लाडले बेटे हैं भगवान के। भगवान इनको ना बहुत प्यार करता है, इनको गंगा यमुना का सबका पानी मिला है। तो कई बार ये लाडले बेटे बिगड़ जाते हैं। तो सहारनपुर के लोग ना थोड़े बिगड़ गए हैं क्योंकि उनको भगवान ने ज़्यादा पानी दिया है, हरियाली दी है और ऐसी मिट्टी दी है कि उसमें कुछ भी बखेर दें तो फसल हो जाती है। तो इसके कारण कितना पानी को अनुशासित होकर उपयोग करना, पानी के उपयोग का अनुशासन भूल गए हैं। इसलिए पानी नीचे से बोर करके निकाल के वो मोटर लगा के ऐसे धोते हैं कारों को, सड़कों को, जैसे पानी ऐसे फ्री का आता हो। मैं खासकर अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मित्रों को और दिल्ली के आसपास के चारों राज्यों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखो, ये जो पानी है ये हमारी रियल करेंसी है, लेकिन करेंसी तो घटती बढ़ती रहती है और वो तो बैंक में जब ठीक से रखते हैं तो रहती है, नहीं तो ख़त्म हो जाती है। पर ये करेंसी से भी ज़्यादा है। जल जीवन, जीविका और ज़मीर है। यदि आप जल को केवल करेंसी की तरह देखेंगे तो आपको एक वक्त ही देखना है और वो है उपयोग का वक्त। आप जल के उपयोग की जो दक्षता है, कुशलता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, वो सहारनपुर को ज़रूरत है। और सहारनपुर को इसके लिए एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। सहारनपुर और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यदि अपना पानी बचा के रखना है तो फिर एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट की इमीडिएटली ज़रूरत है, अर्जेंटली ज़रूरत है।
मुझे दुख इस बात का होता है कि हम पानीदार लोग यदि बेपानी हो जाए, और जो हो रहे हैं अब, तो फिर इस दुनिया के सामने हम किसको मुंह दिखाएंगे। और ये बेपानी होने का जो मूल कारण है वो ये है कि हमारी आंखों का पानी सूख गया है। जब हमारी आंखों का पानी सूखता है तो फिर हमारे दिल में भी पानी कम रहता है और शरीर में भी कम रहता है। फिर यदि भगवान जी हमें पानी देता भी है तो उस पानी को संरक्षण करने की समझ और शक्ति हम में बचती नहीं है। इसलिए ये हालात मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देख रहा हूँ। उनको अब ये समझ लेना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भूजल का भंडार है वो 72% ओवरड्राफ्ट हो रहा है। जिस देश का, जिस धरती का 72% ओवरड्राफ्ट होने लगे, उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है। तो हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को, सबको आप ज़रा ये जल साक्षरता की मुहिम पहले अपने चैनल से चलाइए, फिर कागज़ से चलाइए, और फिर बच्चों के जो स्कूल हैं उनमें, उनके कैरिकुलम में वो पढ़ाई हो। फिर यहाँ के जो किसान हैं सहारनपुर में, अब ये लोग डरते हुए बोलते नहीं हैं, पर मुझे तो भाई मेरा देश है, ये मेरी धरती है, मेरी मिट्टी है, इसलिए मुझे किसी से डर लगता नहीं है, मुझे कोई नहीं डरा सकता। 84% पानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केवल और केवल खेती पर हम उपयोग करते हैं। 16% पानी में हमारा पीने का काम है, हमारा घरेलू काम है, हमारा और जो बाकी काम है वो 16% में चल रहा है सहारनपुर और उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जिस जगह का 84% पानी केवल खेती पे जाता हो तो फिर उस पर हमारी नज़र ज़्यादा जल्दी जानी चाहिए। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर केन मत उगाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि चावल मत उगाओ, पर यहाँ पर एक जैसे वो कहते हैं ना, जितना जिसने ज़्यादा खर्च किया उतना उसका वो हर्जाना भुगते। तो एक तो यहाँ की सरकार को ये करना चाहिए कि जो लोग गन्ने की फसल उगा के ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं उनको तो वो चाहे एमएसपी का रेट पे दे पैसा, लेकिन जो कम पानी में सूखे में फसलें उगाते हैं, जैसे हमारी तूर की फसल है, हमारी मूंग की फसल है, हमारी अरहर है, हमारी सरसों है, हमारा चना है, ये जो फसलें हैं इन फसलों पर कंपनसेटरी सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना चाहिए। यदि कोई 1 हेक्टेयर सरसों उगाता है तो उसको कम से कम 5,000 रुपये उसकी कंपनसेटरी कॉस्ट देनी चाहिए। तब तो लोग आएंगे ना कम पानी वाली फसलों पर। ऐसे ही लोग नहीं आते, मेरे भाषण से कोई नहीं आने वाला है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी सरकार को ये नियम एग्जीक्यूट करना होगा कि जो कम पानी में फसलें उगाते हैं उनको कुछ मदद करे सरकार, उनको कुछ बदले में मदद करे, तो फिर किसान भी सोचेगा कि भाई जितना घाटा रहा वो इसमें से मिल गया। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सरकार को लेना चाहिए। मैं इतना बता दूं आपको कि हम सहारनपुर में और पश्चिमी यूपी में 40% वाटर यूज एग्रीकल्चर में कम कर सकते हैं, और जितना उत्पादन आज है उससे ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनसेटरी एग्रीकल्चर पैटर्न पे आना होगा, और क्रॉप पैटर्न को अपने रेन पैटर्न के साथ, सॉयल टर्न के साथ रिलेट करके हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने एग्रीकल्चर की। जब तक हम अपने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक नहीं करेंगे तब तक हम इस इलाके को पानीदार नहीं बना सकेंगे। माफ़ करना, ज़रा कड़वी बात है, पर मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को यदि पानीदार बन के रहना है तो क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक करना ही होगा। नदियों पर आपने बहुत काम किया है और नदियों को आपने पुनर्जीवित भी। उमर बैठ जाओ जरा भाई, ये पुराने दोस्त हैं हमारे पत्रकार, जब हमने यहाँ काम शुरू किया था। 2 मिनट बैठ जाओ। नदियों
को पुनर्जीवित करने के लिए जहां नहीं हो रही है, मर रही हैं लगातार नदियां, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, आप तो सब सारी कहानी जानते हैं। सहारनपुर में पाँव धोई का काम यहाँ के राज ने और समाज ने, एक ज़माने में जब आलोक यहाँ कलेक्टर था, वो उसको हम वहाँ ट्रेनिंग देने गए थे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में कलेक्टरों को, तो उसने वहाँ सुन के यहाँ ये काम शुरू किया था। नदियों का पुनर्जनन करना इस वक्त भारत की सबसे पहली प्राथमिकता बनाने की ज़रूरत है। भारत में लगभग 2/3 छोटी नदियां मर गई हैं या नदी से नाला बन गई हैं। जहां शहर हैं, जहां ज़्यादा पानी बरसता है, वहां जिन नदियों में शुद्ध सदा नीरा नदियां थी वो अब गंदे नाले में बदल गई हैं, जैसे हमारा ढमोला और पाँव धोई नदी सहारनपुर की। अब नदियों पर 3 तरह के बड़े खतरे हैं। एक तो नदियों की ज़मीन पर अतिक्रमण है, दूसरा नदियों में प्रदूषण है, और तीसरा नदियों के जल का शोषण है। इन तीनों कामों को तत्काल प्रभाव से रोकने की ज़रूरत है। कैसे रोकेंगे? हमारे शहरों का जो जल है वो बी क्लास वाटर है। उस बी क्लास को कोशिश करके खेती में काम करने के लायक बनाया जा सकता है। जो हमारा सी क्लास वाटर है, सी क्लास वाटर को बी क्लास में ट्रीट करना और रीट्रीट करना बहुत आसान है। इसकी टेक्नोलॉजी भारत में अब सब जगह उपलब्ध है। उस पानी को जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है, ये जो हम नदी का ए क्लास वाटर लेके आते हैं, गंगा का गंगा जल, उस गंगा जल को तो हम पीने के लिए फिक्स डिपॉजिट करके अपने लिए बचा के रखें। कम से कम हमारे रिजर्व बैंक में, हमारे वाटर बैंक में 5 साल का पानी तो रखें भाई। तो ए क्लास जो वाटर है गंगा का गंगा जल, उसको हम अपने फिक्स डिपॉजिट में कम से कम मिनिमम 5 ईयर ड्रिंकिंग वाटर के डिपॉजिट बैंक्स बनाएं, उनमें यूज़ करें। जो हमारा बी क्लास वाटर है, जितना हम गंगा से कम पानी लेते हैं, उसको रीपे करने के लिए शहरों के पानी को ट्रीट करके उस कैनाल सिस्टम में डाल दें। भले ही मीटर से नाप लो यार, जितना पानी हमने तुम्हारे इसलिए लिया उतना पानी हम सिंचाई को दे रहे हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसान को बेपानी करना ठीक नहीं है। किसान भारत की आत्मा है, किसान भारत का अन्नदाता है, इसलिए उसका रक्षण, संरक्षण और पोषण करना सरकार का काम होता है। सरकार उसका पानी जितना ले रही है उतना पानी बदले में दे। तो शहरों का गंदा पानी उस कैनाल सिस्टम में डाल दें, तो जितना कम आपने पानी लिया उतना पानी उनको मिल गया। और वो जो पानी आपने बचाया, जो मैं अभी कह रहा था 40% आप बचा सकते हैं, उसको और इसके जो कंपनसेटरी वाटर है, इसको आप अपने डिपॉजिट बना के ज़रा अपने पास रखिए, जिससे आपका काम चल जाए। आमतौर पे देखने में आया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ था, हिंडन को लेकर अभियान चला और पाव धोई को लेकर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्या कारण है, मतलब क्या बाधा है जो कि नहीं बढ़ पाता? देखिए, अभी हम लोभी विकास कर्मी बन गए हैं जी हमारा जो लालच है और हमारा जो लोभ है, जी वो अब हर जगह लाभ देखता है। हमने शुभ को देखना छोड़ दिया है। तो ये जो नदी के पुनर्जीवन का काम है, ये शुभ का काम है, सबके भले का काम है, साझे के अच्छे, सबका अच्छा हो, उसका काम है। तो जब हम हमारे जीवन में लाभ सर्वोपरि हो जाता है और शुभ हमसे छूट जाता है, तब ऐसे नदियों के पुनर्जनन के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मुझे सहारनपुर में आके ये कहते हुए ज़रूर खुशी है कि हमने जो 25 साल पहले शुरू किया था, अभी भी कम से कम उसकी बात तो होती है। काम नहीं हो रहा तो बात तो हो रही है, नहीं तो बात भी नहीं होती थी। आपको मालूम है, जब हम आए तो कह रहे यार ये पागल आदमी है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ हमारी नदियों को ठीक कर रहे हैं। अब कम से कम अच्छी बात करते हैं। अब राज भी अच्छी बात करता है और समाज भी अच्छी बात करता है, बात तो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है। जो अच्छी बातें शुरू हुई हैं
उनको अब अच्छे काम में बदलना है। अब ये ग्लेशियर टूटने वाली घटना हुई थी, हाँ, इसका क्या कारण मानते हैं, मतलब क्या कारण हुआ है? उत्तराखंड में तो काफ़ी काम किया है आपने। तुम अच्छे पत्रकार हो इसलिए तुम अच्छे सवाल पूछते हो। तुम्हें मालूम है मैंने पहली बार 92 में जी। अपने जयपुर गलता से लेकर गोमुख तक यात्रा की थी। सुंदरलाल बहुगुणा भी हमारे साथ थे। तब हमने एक ही नारा दिया था, जी। हिमालय की हरियाली और गंगा की पवित्रता बचना जरूरी है, तभी ये देश सुखी और समृद्ध रहेगा। सरकार ने नहीं सुना। फिर हमने, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने, सबने नदियों पर जो बांध बन रहे थे उनको रुकवाने के लिए अपनी जान बाजी पे लगाई। हमने 2008 में जब उत्तर काशी में पहली बार ये आमरण अनशन किया तो हम 3 बांधों को रद्द करा सके थे। पूरी भागीरथी पर लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी, तब तक 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन हमारे आंदोलन के कारण वो 2000 करोड़ की परवाह किए बिना भी भारत सरकार ने ये कहकर कि गंगा इस देश की संस्कृति है और हमारी अगली पीढ़ी कम से कम पूरी गंगा में ठीक पानी ना देख सके तो एक नदी में तो पहले जैसा जल प्रवाह देख सके। भागीरथी पर बनने वाली तीनों जल धाराओं को रद्द किया और गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक अब नया विकास का काम उस पर कोई नहीं होगा, ये फैसला किया। पूरे उस 150 स्क्वायर किलोमीटर को इको सेंसिटिव डिक्लेयर करके सब काम बैन किए। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी है कि तब हम गंगा बेसिन अथॉरिटी में एक दिन मैंने केवल इतना कहा था, वो अथॉरिटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, कि भाई जब हम छोटे थे तब गली गली में एक गीत सुनते थे, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। जी। तब गंगा हमारे देश का गौरव थी। आज गंगा मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दी है हमने, तो ये मैला ढोने वाली मालगाड़ी कब तक रहेगी? फॉर्चुनेटली इस पर बात हुई और उसी बैठक में, पहली बैठक थी वो हमारी, पहली बैठक में ही प्रणब मुखर्जी को ये कहा गया कि भाई आप इसका ज़रा देख लो, ये पैसा जो हो रहा है, और कम से कम ये सारी गंगा को ठीक नहीं मांग रहे हैं, ये तो एक ही नदी को मांग रहे हैं, तो एक नदी तो कम से कम कर दो। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों की माँ गंगा की ये सबसे बड़ी जीत थी जब 3 आधे बने हुए बांधों को रद्द किया गया था 2009 में। पाला मनेरी भैरव घाटी और एक तीसरे पाला मनेरी, भैरव घाटी, लोहारी नागपाला। लोहारी नागपाला सबसे बड़ा था। लोहारी नागपाला हाँ, वो वहाँ रद्द हुए। रद्द होने के बाद हम लोगों को एक विश्वास हुआ कि भाई जो प्रधानमंत्री गंगा को माई नहीं कहता वो 3 बांध रद्द करा देगा, तो जो प्रधानमंत्री ये कह रहा है मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, वो तो हमारी सारी बात मान लेगा। तो इस नारे ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि अब हम पूरी गंगा की बात करें यार, केवल लोहारी नाग भैरव वो कैमरे के सामने केवल भागीरथी की बात क्यों। तो दोस्तों, हमने अपना अनशन शुरू किया और फिर हमने कहा कि हमें हिमालय की हरियाली और गंगा की पवित्रता चाहिए, गंगा की अविरलता चाहिए। अविरलता के बिना निर्मलता नहीं होती है। यदि आप निर्मलता इंश्योर करना चाहते हैं तो गंगा का इन्वायरमेंटल फ्लो तो इंश्योर करना होगा। इन्वायरमेंटल फ्लो के बिना किसको आप निर्मल अविरल बनाओगे? तो भैया आप उसको अविरलता सुनिश्चित करो। मुझे बताते हुए दुख है, इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जो हिंदुस्तान का पहला रिवर साइंटिस्ट था, उसका नाम था प्रोफेसर जेडी अग्रवाल। इस इलाके का था, कांधला का था, आपका पड़ोसी था। उसने कहा गंगा मेरी माँ है
और मैं अपनी माँ को ठीक नहीं कर सकता तो मुझे जीना ही नहीं। आमरण अनशन शुरू किया, 111 दिन तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और चले। कितना बड़ा नुकसान हुआ इस देश को कौन जानता है, किसको चिंता है? सुना ही नहीं मिला। उसको भी चिंता नहीं जो ये कहता था मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है। वो भी भूल गया जो अपने को बेटा कहता था गंगा का। तो भाई मैं कह क्या रहा हूं वो सुन लो। हमें भारत को अपनी संस्कृति बचानी है तो गंगा को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला काम होना चाहिए गंगा को बचाना। गंगा केवल झाड़ू लगाने से साफ नहीं होगी। गंगा की बीमारी है हार्ट की, कार्डियक डिजीज है गंगा को। गंगा में प्रवाह चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्लो चाहिए, और तुम उसका दांतों का इलाज करोगे। गंगा को बीमारी हृदय रोग की है और उसके इलाज पर खर्च कर रहे हैं, दांतों पे जबाड़े चढ़ा रहे हैं, घाट बना रहे हैं, सुंदर घाट। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें गंगा के दांत नहीं चाहिए दिखाने के लिए, हमें गंगा का हृदय बड़ा और मजबूत चाहिए जिसमें जल प्रवाह, रक्त प्रवाह होता हो। एक आखिरी सवाल ये है कि जब बरसात होती है तो बहुत सारी जगह पे बाढ़ आती है और बहुत सारी जगह देश में सूखा रहता है, तो ये कैसे तालमेल बैठाया जा सकता है? इसमें क्या करना चाहिए? देखो ये बात मैं पिछले 24 साल से बोल रहा हूँ और बहुत जोरों से बोल रहा हूँ कि भारत की बाढ़ और सुखाड़ का इलाज नदी जोड़ नहीं है। मैं तुम्हारा सवाल समझता हूँ इसलिए वहीं सीधा आता हूँ। भारत के बाढ़ और सुखाड़ का इलाज नदी जोड़ नहीं है। भारत के बाढ़ और सुखाड़ का इलाज है नदियों से हमारा दिमाग और दिल का जुड़ना। मेरे जैसा मामूली आदमी जिस बेचारे की कोई औकात नहीं थी, वो आज यहाँ डंके की चोट पे कह सकता है कि हमने बिना सरकारी पैसा लिए, बिना किसी उद्योगपति का पैसा लिए 12 नदियों को जिंदा किया। 10,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जिस पर बादल आते थे और बिना बरसे रूठ कर चले जाते थे, अब बादल आते हैं, बरसते हैं। मेरे गांव के बेटे बेटियां जो गांव छोड़ के चले गए थे वो वापस आके अब खेती करते हैं। ये कैसे होता है? ये नदी जोड़ से नहीं हुआ, ये नदियों के साथ समाज को जुड़ने से हुआ। इसलिए भारत को यदि बाढ़ और सुखाड़ मुक्त करना है तो नदी जोड़ का झूठा धोखा देना बंद करो। नदियों के साथ सरकार और समाज को जोड़ दो और नदियों में शुद्ध सदा नीरा बनाने के लिए नदियों के पुनर्जनन का काम शुरू करो। नदियों की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करो।